हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिडावल हिस्ट्री का हमारा सीरीज चल रहा है। अभी एक दो दिनों से हमारा लाइव सेशन नहीं चल पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लाइव सेशन उस टाइम में नहीं चल पा रहा है। लेकिन मैंने देखा कि 2 दिन बीच में ऐसे ही मतलब क्लास नहीं चल पाया, तो आज हम रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड किया हूँ मैंने। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी, जो कि हमने देखा था पिछला वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के हमने हर एक पॉइंट को देखा था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे ऑप्शनल के लिए। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 2 महत्वपूर्ण, आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन 2 शासक जो सबसे लास्ट शासक रहा खिलजी वंश का, उसको पढ़ेंगे। वो दोनों शासक की अगर हम बात करते हैं तो प्री के लिए महत्वपूर्ण है, प्री में से सवाल उसमें से आते हैं, तो हम उन टॉपिक को कवर करेंगे। एक आपका मुबारक शाह खिलजी आएगा, आपको देखने को मिलेगा, एक खुसरो शाह देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बाद, इन दोनों टॉपिक के बाद फिर बात को हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट गयासुद्दीन तुगलक आज। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग आज कवर करने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक तक हम लोग आज खत्म कर देंगे। फिर उसके आफ्टर, इस लेक्चर के बाद हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी की तरह। अब देखिए, जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का डेथ होता है 1316 में, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, ये इस तरह से कंडीशंस क्रिएट हुआ। तो आप समझिए बात को, मलिक काफूर था इसमें सबसे मेन सेनापति। आप समझ लीजिए, मलिक काफूर बहुत ही सुल्तान का खास आदमी भी था। तो मलिक काफूर ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी का छोटा बेटा, ध्यान रखिए, शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन को बनाया। और भैया शिहाबुद्दीन को बनाया तो ठीक है, लेकिन पपेट मीन्स एकदम मलिक काफूर जिस तरह से बोले उस तरह से, मतलब मलिक काफूर ने सोच समझ के दिमाग लाया कि चलो सुल्तान तो अब है नहीं, तो सबसे अच्छा ये है ना कि शिहाबुद्दीन जो 6 साल का था, ओनली 6 ईयर, 6 साल का बेटा है शिहाबुद्दीन, उसको गद्दी पे बैठा दिया। और कहीं ना कहीं सारा पावर मलिक काफूर के हाथ में। अब जितने भी, आप ये समझ लीजिए, जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के फैमिली में थे, हर एक लोगों को कहीं ना कहीं कोई भी कंडीशन से जो भी एक खतरा था मलिक काफूर के लिए, या शिहाबुद्दीन गद्दी में बैठा तो उसके लिए जो खतरा था, सबको खत्म किया। अब ध्यान दीजिए कि मुबारक शाह खिलजी के बारे में बात करने वाला हूं, ये बड़ा बेटा था। तो ये सारी चीजें सब सही नहीं लगता है। हालांकि आप ध्यान देंगे, मुबारक शाह खिलजी है, उसको भी मलिक काफूर ने जेल में डाल दिया, मीन्स कब्जा में ले लिया। अब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को भी कब्जा में ले लिया, लेकिन कैसे न कैसे, आप ध्यान, कैसे कैसे करके मुबारक शाह खिलजी इसे मतलब मलिक काफूर के चंगुल से छूटता है, और फिर मलिक काफूर को की हत्या कर देता है, शिहाबुद्दीन का हत्या कर देता है, फिर अपने आप को गद्दी पे बैठता है। ठीक है, आप कौन, मुबारक खिलजी। अब डेट देखते हो 1320 से लेकर 1316 से लेकर 1320, ये इसका डेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना है। अब देखिए चीजें समझना कि इसने कौन कौन सा टाइटल लिया, हालांकि यहाँ बीच में आ गया, मैं उसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। टाइटल इसने लिया अल वसिक विल्लाह का, अल वसिक विल्लाह का टाइटल। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का टाइटल है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण याद रखिएगा, अल इमाम का, मैं ही खलीफा हूं, खलीफा का अवतार। अब देखिए, जहां तक आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी खलीफा से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से वो कनेक्टेड था, थोड़ा वैल्यू देता था खलीफा को। लेकिन जब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बनता है तो ये अपने आप को खलीफा बोलता है, मैं ही खलीफा हूं भैया, खलीफा का मैं अवतार हूं। सर बात को बोला कि मैं खलीफा का अवतार हूं। अब देखिए, खलीफा का अवतार मतलब खलीफतुल्लाह में, इसको देखिए एक टाइटल है खलीफतुल्लाह। ठीक है, तो इसका मतलब खलीफा का अवतार। अब देखिए, खलीफा का अवतार बोल रहा है, मैं ही खलीफा हूं, कहीं ना कहीं ये अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, इसे खलीफा का कोई वैल्यू नहीं दे रहा। ये कौन है, मुबारक खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। अब देखिए, बरनी इसके बारे में बोलता है कि बहुत ही अलग टाइप का ये शासक था, स्त्रियों का वस्त्र पहन के दरबार में आता था, कभी कभी निर्वस्त्र पहन के आता था, हमेशा अपने रनिवास में हमेशा स्त्रियों से घिरा रहता था, पूरे विलास में, भोग में, मतलब जीवन इस तरह से बिता रहा था। ये कंडीशन था इसका, मुबारक खिलजी का। इसके बारे में तो बरनी का ये कहना, जियाउद्दीन बरनी का कहना। सर बात को अब देखिए, बातों समझिएगा। अब देखिए, काफूर
का जब मर्डर हुआ था, मैंने बताया क्या, मालिक काफूर का हत्या हुआ, शिहाबुद्दीन का हत्या किया गया। अब जब इन सब का हत्या किया गया तो जो वहां पे अमीर थे, जो तुर्क अमीर थे, उसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को बोला कि तुम शासक मत बनो, तुम शासक मत बनो, तुम, कहने का मतलब ये हुआ कि एज ए नायब मुल्क रहो, नायब मुल्क रहो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिहाबुद्दीन का भी डेथ नहीं हुआ, ठीक है, मैंने बता दिया, बाद डेथ करेगा। तो शिहाबुद्दीन मलिक काफूर को मारने के बाद, शिहाबुद्दीन अभी मैं तो कहने का तो छोटा साल का 6 साल का बच्चा है, वो गद्दी पे बैठा है, तो उसमें रिक्वेस्ट किया था, उसको बोला गया था, अमीरों ने, जो भी नोबल्स थे उसने बोला कि तुम नायब मुल्क रहो। ठीक है, नायब मुल्क मतलब कि तुम्हारे अंडर में ही रहेगा आपका मतलब शिहाबुद्दीन। ओके, और कहीं ना कहीं इस तरह से तो नहीं, तो अगर अगर इस तरह से तुम करोगे तो तुम्हारा खतरा कहीं ना कहीं तुम्हारे लाइफ पे खतरा हो जाए। ठीक है, तो ध्यान है क्या, स्टार्टिंग में इसने रिजेक्ट किया, नहीं नहीं मैं ही सुल्तान बनूंगा, शिहाबुद्दीन सुल्तान नहीं बनेगा। ओके, ये रहा। लेकिन कुछ दिनों तक फिर लगा कि नहीं, अगर हम बन जाते हैं तो ज्यादा खतरा आ जाएगा, शुरुआत का टाइम है। तो कुछ दिनों तक हालांकि इसने कहीं ना कहीं अपने भाई का, जो शिहाबुद्दीन है, उसका संरक्षक बन के रहा। ठीक है, मतलब एक तरह से मतलब नहीं बना, मतलब सुल्तान नहीं बना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही सप्ताह बाद आप समझ लीजिए कि इसने शिहाबुद्दीन को भी मार दिया और उसके माँ को भी मार दिया, सबको मार दिया, कुछ इल्जाम लगा के फिर मार दिया। उसके बाद खुद गद्दी बैठा। ये कहानी थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का। कहानी आपको याद नहीं रखना है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आप टाइटल देख सकते हैं, बर्नी का क्या कहना है, कौन शासक था जो निर्वस्त्र स्त्रियों का वस्त्र पहनता था, तो वो कौन है आपका, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का एक बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एक अचीवमेंट आप समझ लीजिए ना, अचीवमेंट, देवगिरी जीतता है। देवगिरी आपने देखा साउथ भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही धनी राज्य है। देवगिरी को जीता तो जीता, साम्राज्य में मिला लिया। अभी तक अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से शासन किया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के शासक को हरा के यहीं के शासक के हाथ में दे देना और बोलना कि आप हमें हर महीने देते रहो जो भी है, मतलब गिफ्ट, ये कंडीशन रहा। तो कहीं ना कहीं देवगिरी पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसको पता था कि दिल्ली से दूर है भैया, कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। लेकिन इसने क्या किया भैया, इसने देवगिरी को कब्जा करके साम्राज्य में, तो पहला दक्षिण भारत का राज्य जिसको दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला, दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिलाया गया, वो था देवगिरी। देवगिरी पे शासक कौन थे, हरपाल देव, हरपाल देव। ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं, अब देखिए जब देवगिरी को खुद गया, देवगिरी जीता, देवगिरी को अपने साम्राज्य में मिलाया। अब जब देवगिरी, जब ये गया था, ध्यान, जब देवगिरी गया था तो उस समय अगर हम बात करते हैं दिल्ली में, दिल्ली में अगर हम बात करते हैं, एक शाहीन नाम का व्यक्ति है, इसके नेतृत्व में छोड़ दिया कि चलो दिल्ली में तुम देखो, हम आते हैं देवगिरी को जीतते हैं। देवगिरी हो गया, वारंगल हो गया, उन क्षेत्रों को जीता। ठीक है, हालांकि देवगिरी को इसने साम्राज्य में मिलाया, वारंगल को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। वारंगल को बोला, वारंगल क्या था, देखिए मैंने बताया था आपको, आपको जब वाला दिन मैंने खिलजी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि देखिए वारंगल था जहाँ पे काकतीय वंश शासक था, वहां पे जो प्रताप रुद्र था वहां पे शासक, तो वो जो स्टार्टिंग में दे रहा था, पैसा वैसा भेज रहा था, लेकिन जब काम हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद कहीं ना कहीं वो जो ट्रिब्यूट प्रदान करता था, जो पेमेंट देता था, वो पेमेंट देना बंद कर दिया। इस तरह से पेमेंट देना बंद किया तो मुबारक शाह ने आर्मी भेजा वहां पे, और कैसे कैसे करके आप ध्यान रखिएगा, खुसरो खा भी गया था साथ में, तो वो जीत गया। फिर उसके बाद उसने फिर जो वारंगल के किंग है उसने बोला कि नहीं हम भेजेंगे, ठीक है, तो वो ये रहा। लेकिन देखिए दिल्ली में शाहीन के नेतृत्व में छोड़ता है, शाहीन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी इसको बोला था यार यल्दा। अलाउद्दीन खिलजी इसको उपाधि दिया था यार अल्दा का, यार यल्दा का। और अगर हम बात करते हैं वफा ए मलिक का, किसने दिया, ये दिया आपका मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको यार ए अल्दा का दिया और वफा ए मलिका की उपाधि, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय अगर हम बात करेंगे, ठीक, किस किस को जीता आपको ज्यादा महत्वपूर्ण है रखना, देवगिरी, वारंगल हो गया, गुजरात हो गया, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए एक कम्युनिटी है बरादू, एक कम्युनिटी है बरादू। ये ऐसे कम्युनिटी है जिसमें हिंदुओं से परिवर्तित मुसलमान है, हिंदुओं से परिवर्तित मुसलमान का समूह।
देखिए जब अल्लाह खिलजी ने गुजरात जीता था तो गुजरात से बरादू लोग आए थे, कुछ ऐसे हिंदू लोग आए थे जो उसको गुलाम बनाया गया, बाद में उसने मुसलमान स्वीकार किया। हिंदू माँ से जन्मे हुए ये सारे मुसलमान बने। अब देखिए तो हिंदुओं से परिवर्तित जो मुसलमान थे उसको बरादू बोला गया। अब देखिए नबी मुसलमान मैंने बताया था, नबी मुसलमान जो कुछ मंगोल थे जो आके दिल्ली में बसे थे, फिर वो अब इस्लाम धर्म को स्वीकार किया तो उसको बोला नवीन मुसलमान, लेकिन बरादू है। तो बरादुओं का बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा इनके समय में, बरादू लोग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया मुबारक खिलजी के टाइम में। अब कुछ दो ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं बरादू में, मैं आपको बताऊंगा जो कि आगे जाके, एक है हसन, एक है हुसाम उद्दीन। सुल्तान के संबंध बहुत अच्छे इसके साथ है, सुल्तान इसको बहुत ही अलग ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे बैठा रहा है। हसन का एक और नाम आपको देखने को मिलेगा खुसरो शाह, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको खुसरो शाह याद रखना है। लेकिन खुसरो शाह को स्टार्टिंग में अगर नाम देखे तो हसन था, हसन और हुसामुद्दीन दो भाई थे और इन दोनों का बरादू में बहुत ज्यादा, कहने का मतलब बरादू था और दोनों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था सुल्तान के ऊपर, ठीक है। इसलिए हसन को वजीर भी बनाया गया, हसन को वजीर वाला पदवी दे दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। हालांकि इन बरादुओं को बरनी के द्वारा इन बरादुओं को क्या कहा गया, अधम, अधम क्या था, अधम। तो अधम बोला गया किसके द्वारा, बरनी के द्वारा। थे बरादू हिंदू से मुसलमान थे, दो भाई आप देख सकते हैं हसन और हुसामुद्दीन थे, इनका बहुत वर्चस्व रहा। हसन का नाम खुसरो शाह देखने जिसको वजीर का पद मिला। अब ये तो चली सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो चली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनके समय कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय में मंगोलों, देखिए गाजी मलिक एक नाम आपको देखने को मिलेगा, मैं आगे बताऊं कौन है गाजी मलिक। पंजाब वाला क्षेत्र में गवर्नर है, मतलब आर्मी कमांडर या गवर्नर पे लिए, क्योंकि उधर जो क्षेत्र है फ्रंटियर सीमावर्ती क्षेत्र, वहां पे मंगोलों का आक्रमण होता है। अल्लाह खिलजी ने गाजी मलिक को वहां पे पंजाब वाला क्षेत्र में रखा था एज आर्मी कमांडर, मतलब कहने का मतलब कि उधर वाला पूरा क्षेत्र का भार था। गाजी मलिक के बारे में आप ध्यान रखें, गाजी मलिक का पोजीशन को देख रहे हैं कहाँ पे क्या है, अब गाजी मलिक क्या खेल खेलेगा हम लोग आगे देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, इस बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये तो कंडीशन हुआ, देवगिरी को साम्राज्य में मिलाया, कोई ज्यादा इसका बारे में उतना नहीं पढ़ना, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि इस मुबारक खिलजी को मैंने क्या बताया, ये है भैया हसन, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इसका वर्चस्व बढ़ रहा है, अब देखिए समझिएगा बातों को, एक निजामुद्दीन औलिया नाम का आपको व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, सूफी संत दिखाई पड़ेगा। निजामुद्दीन मौलिया का बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स थे, मतलब इतने ज्यादा फॉलोअर्स थे आप समझ लीजिए कि एक तरह से कि कुछ भी इतने ज्यादा लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुल्तान है वो भी कहीं ना कहीं निजामुद्दीन मौलिया उससे खुश होना चाहिए। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी से निजामुद्दीन मौलिया का संबंध अच्छा नहीं था, और कहीं ना कहीं ये कंडीशंस रहा कि निजामुद्दीन मौलिया की बात कर ले, हसन की बात कर ले, हसन जो कि इसका वजीर था, उसने मौका देखते ही, खुसरो खान जिसको आप नाम देख सकते हैं, मौका देखते ही इसने मुबारक खिलजी को कैसे भी करके षड्यंत्र रच के इसका हत्या कर दिया। हालांकि शुरुआत में जो अमीर थे उसने नोबल्स थे, उसने बताया था कि आपके खिलाफ जो हसन है आपके खिलाफ, मतलब कहने का मतलब कि षड्यंत्र रच रहा, लेकिन उसकी बात को नहीं माना और कहीं ना कहीं इसलिए आराम से बहुत अच्छे तरीके से मुबारक शाह को मतलब लास्ट फाइनली में मार दिया गया खुसरो खां के द्वारा, और खुसरो खां बन जाता है दिल्ली का सुल्तान। अब देखिए खुसरो शाह के बारे में ज्यादा नहीं, खुसरो शाह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पहला बात, दिल्ली का प्रथम हिंदू परिवर्तित मुसलमान शासक है खुसरो शाह, खिलजी वंश से संबंधित नहीं, इस बात ध्यान रखिए, खिलजी वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। 1320 में गद्दी पे बैठेगा, हिंदू परिवर्तित मुसलमान है, गुजरात का है, ओके। ये अपने आप को बोला पैगंबर का सेनापति, ओके। अब देखिए जब इस स्टार्टिंग में बैठा खुसरो शाह, इसने क्या किया भैया, देखिए जो दिल्ली के जो अमीर है, अब वो जो दिल्ली के जो अमीर थे उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और ये खुसरो शाह को ऐसा लगा कि भाई दिल्ली के जो अमीर हैं ये तो पहले मुस्लिम है, तुर्क है, और मैं एक हिंदू परिवर्तित मुसलमान हूं, तो हमको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं। इसने क्या किया, एकदम अथाह धन
अथाह धन लुटाया। इसने जितने भी नोबल्स हैं उनको पूरा पैसा बांटा, पूरा पैसा दिया, जहां मन वहां इक़्तिदारी दे रहा है। और क्या किया इसने, ये भी किया कि निजामुद्दीन औलिया इसको ही पूरा पैसा वैसा दिया, एकदम बहुत जबरदस्त रुपए से, टंका तुम पूरे चांदी के सिक्के एकदम लुटा दिए, लाख लाख 10-10 लाख। ये कंडीशन रहा कि कहीं ना कहीं निजामुद्दीन मौलिया को खुश करना है, नोबल्स को खुश करना है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, लोग नहीं खुश रहेंगे, लोग इसके खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचेंगे। ओके, और दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, यहाँ पर दिल्ली के अमीरों ने गाजी मलिक को बुलाया। गाजी मलिक, यही गाजी मलिक जो कि अभी पंजाब में बैठा है। गाजी मलिक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इसने मंगोलों को हराया है, ये बहुत ही पावरफुल कमांडर है। गाजी मलिक एक अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही बड़ा कहिए कि मतलब कि करीबी आदमी है। गाजी मलिक को बुलाया, बोला कि ये खुसरो शाह एक हिंदू प्रति मुसलमान हिंदू है, प्रति मुसलमान लेकिन हिंदू है, इसको हटाओ, ये सही नहीं है, पैसा वैसा पूरा लुटा रहा है, इस तरह से काम कर रहा है। गाजी मलिक को बुलाया, गाजी मलिक ने नारा लगाया, इस्लाम खतरे में। गाजी मलिक ने नारा लगाया कि हिंदू शासन कर रहा है, इस्लाम खतरे में भैया, इस्लाम खतरे में। ठीक है, इस्लाम खतरे में, इस तरह का नारा लगाया। और गाजी मलिक के लिए बहुत ही आसान था, गाजी मलिक के लिए खुसरो शाह को मारना बहुत ही, एक कहने का मतलब बहुत ही आसान था। और इसी तरह से कहीं ना कहीं खुसरो शाह की हत्या हो गई, खुसरो शाह की हत्या किया गया। और गद्दी पर कौन बैठ जाएगा, गाजी मलिक। ये गाजी मलिक बैठेगा, गाजी मलिक अपना नाम इसका होगा गयासुद्दीन गाजी मलिक, गयासुद्दीन गाजी मलिक तुगलक। अब देखिए, अब तुगलक वंश का स्थापना हो चुका है, तुगलक वंश का स्थापना हो चुका है। एक चीज छूट गया, मैं आपको एक लिख दूं, ठीक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। देवगिरी को जब जीता था ना, देवगिरी का एक नाम परिवर्तन किया, ठीक है, देवगिरी का एक नाम लिखा, एक नया नाम दिया गया, सवाल पूछ सकता है। ओके, कुतबाबाद, कुतबाबाद या खुतबाबाद, टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, एक एक चीज महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे आप सब कुछ लिखिए, कुतबाबाद या खुतबाबाद, देवगिरी का नया नाम हो गया, इस बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक सूबेदार बनाया गया, यहाँ पे एक सूबेदार मतलब गवर्नर बनाया गया, उसका नाम याद रखना आपको, एक लखी खां, एक लखी खां। तो ये पहला मुस्लिम सूबेदार जो कि दक्षिण भारत में बना। अभी तक दक्षिण भारत में कोई भी मुस्लिम सूबेदार नहीं बना था, लेकिन ये पहला मुस्लिम सूबेदार जो कि दक्षिण भारत में बना वो है एक लखी खां। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए गद्दी पे कौन बैठ चुका है, गाजी मलिक। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी को बहुत रिस्पेक्ट करता था, अलाउद्दीन खिलजी को बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसने बोला कि देखो ऐसा बात है कि अगर कोई भी खिलजी वंश का है, कोई भी खिलजी के वंश का अगर है तो वो आए, वो गद्दी पे बैठे, मैं गद्दी में सैनिक ही रहूंगा, मुझे कोई शौक नहीं सुल्तान बनने का, फिर बात को। लेकिन कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि खिलजी वंश का कोई बचा ही नहीं था, सब लोग मर चुके थे ऑलरेडी। कुछ ऐसे विधवा थे, कुछ ऐसी स्त्रियां थी, तो विधवाओं को पेंशन देने का काम किया इसने। कोई स्त्रियां थी, स्त्रियों का शादी करवाया गया, जो भी मतलब कुंवारी स्त्री सबको शादी करवाया गया। तो ये कंडीशन हुआ कि गद्दी पे बैठ चुका है कौन, गाजी मलिक। गाजी मलिक के बारे में समझेंगे, और नया शासक जिसने तुगलक वंश का स्थापना किया। अब देखिए गाजी मलिक संस्थापक के रूप में, गाजी मलिक का एक और नाम है गाजी गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक तुगलक वंश का, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, जिसके बारे में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी चीजों को समझिएगा कि महत्वपूर्ण है। ओके, इसलिए तुगलक वंश को एक नाम से जानते हैं, वजीरों का स्वर्ण युग, क्योंकि तुगलक वंश में हम लोग आगे बताएंगे किस तरह से यहाँ वजीर लोग बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, वजीर लोग कितना ज्यादा यहाँ पे उनका ऐसा आराम मिलेगा। तो वजीरों का स्वर्ण युग बोला गया तुगलक वंश को। शासनकाल देख सकते हैं 1320 से लेकर 1414 तक है। संस्थापक गाजी मलिक आप देखने को मिल जाते हैं। इससे कुछ महत्वपूर्ण शासक है, गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। कुछ छोटे छोटे शासक भी हैं, लेकिन उसको नहीं समझना है, लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है तीनों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। ओके, तो ये देखिए समझिएगा बात को। अब मैं तुगलक वंश के बारे में आपको बता दूं कि संस्थापक देख लिया। अच्छा, आप ये गाजी मलिक का अपने अर्ली बैकग्राउंड देख लिया कि देखो इसको पंजाब
जो नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र है वहां पे 1305 में ही बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंगोलों से भिड़ने के लिए। बोला कि मंगोलों से भिड़ने के लिए, मंगोलों से जो भी होगा उसका हेड बनाया गया था। आप समझ लीजिए कि जो दीपालपुर है, मुल्तानपुर क्षेत्र है, वहां पे किसको, गाजी मलिक। गाजी मलिक अब देख सकते फिर आया, फिर खुसरो शाह की हत्या किया और गद्दी पे बैठ गया। देखिए तुगलक के वंश की बात करेंगे तो इब्न तुता के बारे में बोला जाता है, इब्न तुता ने बोला है कि ये करौना ट्राइब से है, ठीक है, तुर्कों के करौना शाखा से ये संबंधित है। बहुत विवादित है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि तुर्कों के करौना शासक से संबंधित है मोहम्मद आपका इब्न मतलब तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, जो कि करौना शासक जो है, जो शाखा जो है तुर्कों प्लस मंगोलों का मिश्रण है। तुर्क लोग भी और मंगोलों लोगों का जो मिश्रण है वो करौना शाखा है। तो ये तुर्कों की शाखा में से शाखा करौना, उसका ही वंशज हुए तुगलक वंश वाले, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक, इसका आप उपाधि देख लीजिए, उपाधि। ओके, गयासुद्दीन तुगलक महत्वपूर्ण नहीं है, इस बात ध्यान रखिएगा। हम लोग इसलिए इसको मेंस लेवल पे नहीं जाएंगे और कोई फायदा भी नहीं, हम केवल कहानी पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं। अल साहिद आपको देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आप देखिएगा उसके सिक्कों पे इसका नाम आपको देखने को मिला है क्या, अल साहिद। मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा होगा गयासुद्दीन तुगलक का, आगे हम लोग देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अमीर खुसरो क्या बोलते हैं, इसके बारे में अमीर खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अमीर खुसरो बोलते हैं कि 100 पंडितों के बराबर दिमाग, 100 पंडितों के बराबर दिमाग अपने मुकुट में रखते हैं, अपने मुकुट में रखते हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप देख सकते हैं कि ये बड़ाई है कि 100 पंडितों के बराबर दिमाग अपने मुकुट में रखते हैं। एमबीटी के सिक्कों पे आपको देखने को मिलता है अल साहिद नाम से। ओके, अब देखिए बहुत सारे, अमीर खुसरो ने बोला कि इसने मंगोलों को 18 टाइम हराया, ठीक है, मंगोलों को 18 टाइम हराया, ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा बोला गया। इसका बहुत ही अच्छा विचार है, देखिए ये बहुत ही न्यायप्रिय आदमी है, ठीक है। इसने जितने भी खलजी वंश के विधवाओं था उसको पेंशन, सॉरी ये क्या हो गया, जितने भी खिलजी वंश की महिलाएं थे उसको पेंशन देने का काम किया। जितने भी कुमारी स्त्रियां थी खिलजी वंश से सबको विवाह किया, ठीक है, सबको विवाह किया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही खलजी वंश के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक इसने बोला कि भैया हम शासक नहीं बनेंगे, जो भी लोग अगर कोई भी आगे मेरे सामने आए खिलजी वंश के अगर हैं तो मैं उनको गद्दी पे बैठा दूंगा। इस तरह से कंडीशन चल रहा था, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने जो भी नोवेल्स थे, जितने भी नोवेल्स थे, उन सारे नोवेल्स को, जो भी नोवेल्स जो पोस्ट पे थे उनको उस पोस्ट पे रहने दिया। हर एक तरह का इसने पास्ट को भुलाया और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कंडीशन से सब कुछ चल रहा था, ठीक है। आप देखिए समझिएगा बातों को। तो इसका जो नीति है वो संयम और शक्ति वाला नीति था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं एक चीज मैं बता दूं आपको, एक चीज और फिर आगे छूट जाएगा। जामा मस्जिद, मुल्तान में एक जामा मस्जिद है, वहां पे दीवारों पे, वहां के दीवारों पे लिखा है कि 29 बार ततारों को हराया। ततार, TA ततार मीन्स एक तुर्क मंगोल है, एक मंगोल है लेकिन तुर्क है, तो तुर्क मंगोल है। तो बोला कि मैंने 29 बार ततारों को हराया, जामा मस्जिद पे लिखा। तो बहुत ही पावरफुल आदमी है, 29 बार इसको हराया, 18 बार बोल रहा है मंगोलों का। अमीर खुसरो ने बोला 100 पंडितों के बराबर दिमाग है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक का आप नेचर को देख सकते हैं। अभी आगे हम लोग बताएं गयासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन क्षेत्र में काम किया। बहुत ही छोटा टॉपिक है, अब ज्यादा नहीं, हमारा 10 से 15 मिनट का टॉपिक बचा है, तो ये टॉपिक हमारा आज का खत्म हो जाएगा।
फिर कल हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, कुछ भी ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो पॉलिसी अपनाया, जो डोमेस्टिक पॉलिसी अपनाया अपने शासन को लेके, अपने सैन्य व्यवस्था को लेके, किस तरह के पॉलिसी को अपनाया, उस चीज को समझेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले बात, वो जब गद्दी पे बैठेगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, पहला टास्क उसका होगा कि अपनी पोजीशन को मजबूत बनाए, सुल्तान के पद को मजबूत बनाए, जितने भी उसके नोबेल्स हैं जनता का विश्वास प्राप्त हो, नोबेल्स हैं उनमें उनका सही मतलब कहने का मतलब कि वर्चस्व रहे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो पॉलिसी अपनाया उस पॉलिसी को समझेंगे हम लोग। पॉलिसी, ओके, देखिए, तो जिस पॉलिसी को अपनाया उस पॉलिसी को हम लोग बात करेंगे तो हिंदी में बोलते हैं रस्म मियान, मीन्स मध्यम मार्ग। मतलब ये जो पॉलिसी अपनाया, सबसे पहला काम क्या किया इसने, कॉन्सिलेट द नोबेल्स, जितने भी नोबेल्स हैं उनको समझा बुझा के सही तरीके से रखा जाए, ठीक है, कॉन्सिलेशन के साथ, उनको मनाने के साथ, उनको सही से रखने के साथ इसने स्टर्नेस, सख्ती का भी नीति अपनाया, ऐसा नहीं सख्ती का नीति भी अपनाया। तो संयम, सख्ती और नरमी, नरमी की नीति, ये पॉलिसी को इसने फॉलो किया अपने साम्राज्य निर्माण में। सर बात को, तो जितने भी नोबेल्स, जितने पहले खुसरो खान को हेल्प किया था, क्योंकि देखिए खुसरो खान ने ही कहीं ना कहीं आपने देखा कि आप ये देखा कि मोहम्मद शाह का हत्या किया, खुसरो खान ने मोहम्मद शाह खिलजी का हत्या किया। तो खुसरो खां को जिसने भी सपोर्ट किया, खुसरो खां को जिसने भी सपोर्ट किया, उन नोबेल्स को पहले बनाना स्टार्ट किया, उनको जितने भी उनके पास जो पहले से पोस्ट थे वो पोस्ट उनको दिया गया, ऐसा नहीं कि उनसे पोस्ट छीन लिया गया, ठीक है। अब ये बात को समझना है कि जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में जिनको जागीर प्राप्त था, ठीक है, तो उन सारे जागीरों को उन लोगों को दिया गया जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने उनको जागीर से हटा दिया था, उन सारे को जागीर रिस्टोर किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय जितने भी जागीर को छीना गया था उन सारे जागीर को रिस्टोर्ड जागीर टू देम। बात को अब देखिए, समझिएगा बातों को, कि सबसे बड़ी बात हमें समझना चीजों को कि जैसे कि जितना भी पैसा लुटाया गया, आप ये समझ लीजिए कि जितना भी पैसा अमीर खुसरो नॉट, जो खुसरो शाह ने लुटाया था पैसा, जब वो बैठा गद्दी पे तो निजामुद्दीन औलिया को दिया, बहुत सारे नोबेल जो सपोर्ट किए उनको दिया। तो कहीं ना कहीं सारे चाहता था कि जो नोबेल्स के पास बहुत पैसे हैं, ये बोला था कि नोबेल्स के पास उतना भी पैसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे पास विरोध कर जाए, उनके पास इतना कम भी पैसा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब उनका स्थिति खराब रहे, ये कंडीशन रहा। तो कहीं ना कहीं उन नोबेल्स के साथ जितने भी थे ट्राई किया कि उनसे वेल्थ ले लिया जाए, जितने उनके पास धन है वो उनसे ले लिया जाए, जो खुसरो ने एकदम बेधड़क तरीके से उड़ाया था, कहीं ना कहीं उनको ले लिया जाए, वापस ले जाए। तो कुछ लोगों ने रिटर्न किया, कुछ सैनिकों ने, सॉरी जो भी कुछ सैनिक थे, कुछ नोबेल्स उन्होंने रिटर्न किया, लेकिन निजामुद्दीन मौलिया ने उसको रिटर्न करने से मना किया। निजामुद्दीन मौलिया उसको रिटर्न करने से मना किया, इस बात को समझिएगा। तो देखिए निजामुद्दीन मौलिया ने, इस बात को ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन मौलिया ने बोला था, आपके तुगलक वंश के आप देख सकते हो कि जो गयासुद्दीन तुगलक है जब वो गद्दी पे बैठा था तो निजामुद्दीन मौलिया ने एक बात बोला था, उस बात को ध्यान रखिएगा, हुजूर दिल्ली दुरस्त, मीन्स हिंदी आप समझ लीजिए कि हुजूर दिल्ली दूर है, मतलब दिल्ली की गद्दी पे जो बैठे हैं वो आपके लिए, आपको नहीं मिलने वाला, मतलब वो आपके लिए ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, मतलब हुजूर दिल्ली दुरस्त, ये बोला था। और आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक को के पीछे, उनका जो डेथ के पीछे जो कारण रहेगा, कहीं ना कहीं निजामुद्दीन औलिया इसका पुत्र जौना खान बनता है। सर बात को, तो गयासुद्दीन ने जितने भी नोवेल्स था उनके नोवेल्स को लॉयल्टी को प्रदान मतलब हासिल करने में, मतलब कहने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, सारे नोवेल्स इसके प्रति लॉयल रहे, ओके। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से काम चला रहा है, सख्ती कर रहा है, जहां सख्ती बरतना, नरमी बरतना, संयम, मतलब अच्छे कंडीशन से, ऐसा नहीं कि बलबन की तरह लौ एवं रक्त नीति है, एकदम जो चाहेंगे जो करेंगे, ऐसा नहीं था। मेरा बात को अब देखिए,
इसने सैन्य व्यवस्था में क्या काम किया, हम लोग सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। सैन्य, देखिए सैन्य व्यवस्था में अगर हम समझेंगे चीजों को, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सबको नगद वेतन देंगे, एकता नहीं देंगे। हम बोला कि भैया देखो हम नगद वेतन देंगे, एकता उक्ता नहीं देंगे, जो एकता पहले मिल रहा था वो नहीं देंगे। कारण था कि एकता देने के बाद सारे सैनिक कहीं ना कहीं अपनी जगह पे दूसरे को भेज देते थे, एकता का ज्यादा धन था तो वो कहीं ना कहीं रिवोल्ट करते थे, ये कंडीशन चल रहा था। लेकिन इसने आया तो कहा कि नगद वेतन बंद, नगद वेतन बंद। और नगद वेतन बंद करने के पीछे कारण था रेवेन्यू नहीं बचा, रेवेन्यू नहीं बचाना, क्योंकि अमीर खुसरो इसके पहले आपने देखा सबने पैसा बहुत उड़ाया, बहुत जबरदस्त रूप से। तो जब नगद वेतन बंद कर दिया गया, अब साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो क्या स्टार्ट किया गया, एकता व्यवस्था, एकतादारों को एकता दिया गया और सैनिकों को एकता दिया गया, सैनिकों को पेमेंट के रूप में एकता दिया गया, एक जमीन का टुकड़ा दे देगा, वहां से जो भी रेवेन्यू आ रहा हो रेवेन्यू इसके पास जाएगा भैया। तो हर बात को ये रहा। दाग एवं हुलिया, दाग एवं हुलिया जो मैंने बताया था, ओके, जो मैंने बताया था कि जो एक ब्रांडिंग, जो घोड़ों को ब्रांडिंग करने का जो एक कंडीशन था, ठीक है, तो वो जो कंडीशन रहा दाग प्रथा सैनिकों के लिए, ठीक है, कि सैनिक का क्या मतलब कहने का तो हुलिया है, दाग जो घोड़ों को दागा जाता था, तो वो जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस था, ये जो काम है दाग एवं हुलिया प्रथा को स्टार्ट किया, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं था। इसने सबसे बड़ी बात, इसने अपने जितने भी कहीं ना कहीं इनके जो सैनिक थे उनको ये अपना बेटा बोलता था, ओके, उनको अपना बेटा बोलता था। तो क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक खुद में खुद मिलिट्री कमांडर था, गयासुद्दीन तुगलक मैंने बताया कि पंजाब वाले क्षेत्र में मिलिट्री कमांडर था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गयासुद्दीन तुगलक ने बेटा माना, और गयासुद्दीन खुद बोलता था भाई कि मेरे धनुष बाण ही मेरी सिंहासन है, ठीक है, धनुष बाण ही मेरी सिंहासन है। उसने बोला था भी कि अगर कोई खिलजी वंश का है तो मैं उसको गद्दी बैठा दूंगा, मैं उसके संरक्षण के रूप में रहूंगा, मैं उसके सेनापति के रूप में रहूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, इसने सैनिकों के प्रति बहुत अच्छा विचार रखा, सैनिकों को अपना पुत्र कहा, ओके, और इसलिए सैनिकों को अपना पुत्र कहा, ओके, इस बात ध्यान रखिएगा, सैनिकों का अपना पुत्र कहा। अब देखिए, और ये बोला कि कहीं ना कहीं फादर है जो अपने बेटे को लव करता है, प्यार करता है, तो इसलिए उनको उनको कहीं ना कहीं उनका वेलफेयर के लिए उनको पैसा हमेशा अच्छे से मतलब उनको एकता दिया जाए, उनको देखभाल किया जाए, उनका वेलफेयर के काम किया जाए। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं हुआ, सारे स्ट्रिक्ट कंडीशन भी रखा, स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं, स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या रखा आप समझिएगा बातों को, कि दो तरह के इसने स्टार्ट किया, वसीलात ए हसन, दफ्तर ए फजीलात ए हसन, ये दो नए आप देख सकते। वजीलात ए हसन क्या था, जितने भी सैनिकों को जो भी एकता मिल रहा है, ठीक है, वेतन वंश की एकता, सैनिकों को एकता जो मिल रहा है उसका रजिस्ट्री, उसका सारा एंट्री होगा, इस वसीलात ए हसन नाम का एक रजिस्टर होगा, उसमें सारा एंट्री होगा, कौन सैनिक को कहाँ का एकता मिला है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ, और रेवेन्यू आ रहा नहीं आ रहा, रेगुलेशन पूरा वसीलात ए हसन से किया। देखिए एक डिसिप्लिन का आप देख बात कर सकते हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, साथ साथ उनको अपना पुत्र बोल रहा है, उनको एकता व्यवस्था दिया जा रहा है, स्वर बात को। तो ये कहीं ना कहीं आर्मी को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब देखिए दफ्तर फजीलात हसन क्या था भैया, अकाउंटिंग, ऐसा नहीं है। अब उन वसीलात हसन जो है इसमें भी कुछ ऐसे होंगे ऑफिशियल्स होंगे जो इसमें गड़बड़ी कर देगा, कोई सैनिक को ज्यादा एकता दे देगा, कम एकता दे देगा, इस तरह कंडीशन चलेगा ना, तो उनको अकाउंटिंग चेक करना, उनको जांच भी करना, लेखा जोखा करना है कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, हर कहीं ना कहीं टाइम पे। साथ ही साथ 50% सैलरी से काटा गया, हर मतलब कहने मतलब एकता जितना रेवेन्यू आ रहा 50% कट किया गया इनके वेतन से, एकताओं से जितना भी रेवेन्यू आएगा 15% आपको दिल्ली सल्तनत को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन सही नहीं था, इकोनॉमी उतना मजबूत नहीं था। अब देखिए बात को समझिए, ये आप समझिए बात को कि कहीं ना कहीं 50% कट करने के पीछे क्या कारण था भैया? 50% कट करने के पीछे यही कारण था कि ट्रेजरी खाली है, पूरा जबरदस्त रूप से धन लुटाया गया है, वो रिकवर होगा। साथ ही साथ सैनिकों पास इतना भी पैसा ना हो जाए कि वो विद्रोह कर दे। ठीक है, कहीं ना कहीं
ये आप ये समझ लीजिए ना कि गयासुद्दीन का जो पॉलिसी था, जिस तरह से गयासुद्दीन ने जो पॉलिसी अपनाया, इसने हिंदुओं के साथ भी सेम पॉलिसी अपनाया। इसने ये बोला कि इतना भी ज्यादा धन ना हो जाए कि वो रिवोल्ट कर जाए, और इतना ज्यादा भी उनके पास पैसा कम ना हो जाए कि वो मतलब उनका स्थिति खराब हो जाए। ये कंडीशन था। फिर बात को यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखिए इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या किया, ये तो चलिए हम मानते हैं कि सैन्य क्षेत्र में किया, इकोनॉमी के क्षेत्र में इसने क्या क्या काम किया हम उसको समझेंगे। ठीक है, अब देखिए समझिएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी थोड़ा गिरा हुआ था ना, जब वो स्टार्टिंग में गद्दी पे बैठा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी गिरा हुआ था। तो देखिए जब इकोनॉमी पूरा गिरा हुआ था भैया, तो पहला बात इसने क्या किया, जो भूमि की पैमाइश हुई थी मसाहत, इसके अकॉर्डिंग बिस्वा जो था बीघा में एक कट्ठे पे जो टैक्स लगता था बिस्वा, उसको खत्म किया भैया, मसाहत हटा दिया। बोला कि ये जो भूमि की पैमाइश के अकॉर्डिंग टैक्स बांटा गया वो उसके अकॉर्डिंग टैक्स नहीं होगा। इसने ओल्ड सिस्टम लाया, बटाई व्यवस्था, बटाई और नक्स। मतलब जितना भी आप प्रोड्यूस होगा, जितना भी आप उत्पादन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपसे लेंगे भैया, उससे बटाइया करेंगे हम लोग। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जितना उतना। उसने टैक्स को क्या किया, टैक्स को कम किया। इसने टैक्स को क्या ध्यान रखेगा, कर को किया 1/5 से लेके 1/3, मतलब 20% से लेके 33% तक टैक्स बांटा, हर क्षेत्र का अलग अलग। मतलब ये रहा कि अगर आप 100 केजी अनाज उग जा रहे हैं तो 1/5 में तो 20 केजी आपको सरकार को देना पड़ेगा, मतलब सुल्तान को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिक्स कर दें कि यहाँ से 20 केजी लेंगे तो लेंगे, आपको जितना भी आपको हो, ऐसा नहीं था। तो बटाई मसाहत को हटा के बटाई नक्स व्यवस्था जो पुराना व्यवस्था था उसको लाया, जो टैक्स था उसको फिक्स किया 1/5 से 1/3, जितना भी आपका सॉरी परसेंट नहीं, 1/5 से 1/3 मतलब भाग कर दिया, जितना भी आप मतलब कहने का मतलब कि प्रोड्यूस करेंगे। साथ ही साथ बोला कि हम वार्षिक वर्ष पे हर वार्षिक हम इस टैक्स को 1/11 से लेके 1/10% बढ़ाएंगे। मतलब जितना भी टैक्स आपका रहेगा उसको हर साल 10% बढ़ा देंगे। अगर अभी हम 1/5 ले रहे हैं तो 1/5 का 10% हम बढ़ा देंगे। तो 20% ले रहे हैं तो अगला साल 22% लेंगे। मतलब हर साल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ज्यादा नहीं 1% बढ़ाते जाएंगे। मतलब 1% से भी क्या 1% के बीच में, मतलब वार्षिक बढ़ाते। क्यों कहीं ना कहीं सारा सब आएगा, पैसा वैसा आएगा तो उसका रेवेन्यू जो है, उसका जो स्टेट का जो ट्रेजरी है वो भरेगा। साथ ही साथ इसने ये भी काम किया इकोनॉमिक कंडीशन को लेके कि कहीं ना कहीं अगर आपको सुखाड़ आ गया, क्रॉप फेलर हो गया, फसल हुई नहीं, तो आप टैक्स मत दीजिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती टैक्स आप नहीं दीजिए, टैक्स आपको फ्री है, ओके, टैक्स नहीं दीजिए। आप यहां तक ये भी, अगर आप कोई भी कल्टीवेटेड लैंड नहीं है, आपके पास भूमि है लेकिन आप उस पर खेती नहीं कर रहे तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना। अगर कर ही नहीं है तो क्यों, फ्री फ्रॉम रेवेन्यू। जो जहां पे कल्टीवेटेड नहीं हो रहा वो फ्री फ्रॉम द रेवेन्यू। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो जो भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी ऑफिशियल्स थे, उनको रेवेन्यू फ्री टैक्स, मतलब रेवेन्यू फ्री लैंड दिया गया। जो भी मतलब रेवेन्यू कलेक्टर हैं, मतलब इसकी जो टैक्स को वसूल रहे हैं, जैसे आपने देखा था मध्यस्थ, आप मध्यस्थ मखदूम आप देख सकते हैं, चौधरी देख सकते हैं, खोद देख सकते हैं, जो भी मध्यस्थ थे जो कि राजा को टैक्स कलेक्टर को देता था, उनको रेवेन्यू फ्री टैक्स मिला। क्या, रेवेन्यू कलेक्टर जो भी कलेक्टर थे उनको टैक्स फ्री लैंड मिला। पहले क्या था, ये लोग छीन लिया गया था सब कुछ। मतलब कहने का मतलब एक रोल ही खत्म कर दिया गया था मध्यस्थों का, लेकिन इन मध्यस्थों को फिर से वापस उनको उनके जागीरदारी को, उनके एकताओं को वापस दिया गया, रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनको मौका दिया गया, और उनको जमीन भी दिया गया, उस पर टैक्स फ्री कर दिया गया, और कोई भी तरह का उनको ऐसा कमीशन वमीशन नहीं देना है। इस तरह से काम चल रहा था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चीजों को देख सकते हैं कि चलो ये तो हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक ने पीजेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम किया, बहुत क्रूर तरीके से नहीं मतलब पेश आया, बहुत अच्छे उनके वेलफेयर के लिए काम किया। ठीक है। उनको ज्यादा ऐसा भी नहीं किया कि अगर कोई ज्यादा टैक्स वसूलता था तो उसको थोड़ा सजा भी दिया जाता था। इस तरह का भी सजा नहीं था कि बहुत ज्यादा, मतलब अगर बहुत ज्यादा आप किसानों से, बहुत ज्यादा पीजेंट से ज्यादा मतलब कहने का उनका उत्पीड़न कर रहे हैं तब आपको सजा दिया जाएगा। थोड़ा मना चलेगा, थोड़ा मना आप 10-5 इधर कर से कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं सख्ती और संयम, और आप देख सकते हैं कि नरमी का उसने उदाहरण दिया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कि इसने क्या किया कि बहुत अच्छा कंडीशन किया। पहला बात क्या किया, अब कैसे आएगा, नहरों का निर्माण किया, नहरों का जाल बिछाया। तो पहली बार कोई शासक जिसने नहरों के निर्माण पे बल दिया
वो है गयासुद्दीन तुगलक। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा नहर कौन बनवाया, तो मोहम्मद बिन सॉरी FST होगा, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक सबसे प्रथम बार नहरों का निर्माण कराया। इन नहरों से सिंचाई हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं फार्मर के जो कल्टीवेशन है, फार्मर का कंडीशन है वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, क्योंकि इरिगेशन को कहीं ना कहीं इंप्रूव किया गया, बहुत सारे बगीचे बनाए गए। आप इस चीज को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो रेवेन्यू कलेक्टर में कौन कौन आते थे, खुद थे, मुकद्दम थे, ठीक है, चौधरी थे। अब इसको कहा कि टैक्स फ्री लैंड तो आपको मिलेगा, आपको जो भी हम जमीन दे रहे हैं उससे आप टैक्स नहीं दीजिए, आप खेती मतलब कोई दिक्कत नहीं है। खुद मुकद्दम को बोला कि आप एक तरह का काम करिए, जो हुकुम एक होती है। अब इसमें सही से नहीं लिखा हूं, लेकिन आप लोग, मैंने इसको पढ़ाया हूं तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोट्स पे, ठीक है। यहाँ पे सही से लिखा नहीं पाता, और मैंने बताया ना कि दो तरह के थे, एक था किस्मत एक होती, एक हुकुम एक थे। तो बोला कि हुकुम एक होती जो टैक्स है 10%, वो लीजिए आप, कोई आप वो पीजेंट से लीजिए, वसूलते। मतलब कहने का मतलब ऐसा था कि जितना भी एक किसान जितना भी टैक्स दे, मान लो किसान का टैक्स कितना हुआ 100 kg, उनको 100 kg अनाज देना है सुल्तान को, मतलब एक वटा 5 भाग तो 100 500 kg उपजाया था तो 100 kg देना है सुल्तान को। अब इसने बोला कि 100 kg तो आप दे रहे हो ना, 10% और दो, 10 kg हमको दो। मतलब इसका जितना भी आप टैक्स सुल्तान को दीजिएगा उसका 10% हुकुम एक होती। मैं एक अच्छे कुल में जन्म हुआ, मैं एक आपका टैक्स कलेक्टर हूँ, मैं रेवेन्यू कलेक्टर हूँ, आप एक किसान हैं और हम एक बहुत ऊंचे कुल में जन्मे हैं, हम चौधरी मुकद्दम खुद है, तो हमें 10% आपको एज ए टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि 10% लिया, मतलब 10 kg और ये चल रहा था। और एक मैंने होता तो किस्मत एक होती है 2.5%, ठीक है, 2.5% जो टैक्स था, तो वो जो टैक्स था किस्मत एक होती, किस्मत से आप एक किसान हैं, वो जो 2.5% टैक्स था वो टैक्स खत्म कर दिया, ठीक है। ये 10% टैक्स बोला कि हमारा तो हक है, ये हमें सुल्तान ने हमें टैक्स कलेक्टर बनाया, तो ये रहा, बोला कि ये आप नहीं लीजिएगा, इस तरह से आप करें, ठीक है। तो आप यहाँ तक चीजों को समझ पा रहे हैं किस तरह से इसने इकोनॉमी के क्षेत्र में, आप रेवेन्यू क्षेत्र में काम किया बहुत अच्छे तरीके से। तो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ, फार्मर का कंडीशन अच्छा इंप्रूव हुआ, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो ऑफिसर थे उनको भी सेटिस्फाई करने का काम किया, जो टैक्स कलेक्टर थे उनको भी सेटिस्फाई करने का काम किया। कहीं ना कहीं आप इस चीज को देख रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। मेन आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इसने क्या प्रशासन वाला काम किया। देखिए इसने क्या किया, पोस्ट व्यवस्था, पोस्टल सिस्टम क्या किया, पोस्टल, तो डाक व्यवस्था का शुरुआत कर दिया इसने, ठीक है। इसने डाक व्यवस्था का शुरुआत किया, इसने हर 3/4 किलोमीटर पर एक घुड़सवार रखा। कोई भी संदेश पहुंचाना है, हर 3/4 किलोमीटर से घुड़सवार बैठा, यहां से लेके लेटर गया, यहां पहुंचा, ये वाला लेके गया, यहाँ लेटर पहुंचा। ऐसे हर 3/4 किलोमीटर एक घुड़सवार है जो लेटर लेके यहाँ पे आएगा, यहाँ पहुंचा देगा, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, फिर यहाँ रुक जाएगा। इस तरह से कंडीशन चल रहा था, तो बहुत अच्छा व्यवस्था आप देख सकते हो, ठीक है। तो पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की गई, आप ये देख सकते हैं। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में आप लिख सकते हो कि इसने ब्रिज का निर्माण, कैनाल्स का निर्माण किया, ओके, ये भी लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं बातों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए समझिएगा, कहीं ना कहीं इसने जो सबसे बड़ा काम किया, जितने भी आपका मतलब ये रही है कि हाँ मैं आपको लिख दूं, गैम्बलिंग, जुआ, ड्रिंकिंग ऑफ लिक्वियर मतलब कहने का मतलब कि शराबबंदी, जुआ, ये सारे इसने क्या किया, बंद करवा दिया। ये सारे इसने बंद करवा दिया, बोला कि ये सारे जो क्या है अनैतिक काम है, ये सारे अनैतिक चीजें हैं, इसने इन सारे चीजों को कहीं ना कहीं इसने खत्म कर दिया। ओके सर बात को अब देखिए अब समझिएगा बात को, कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत अच्छा काम किया ही। अगर हम थोड़ा सा समझेंगे बातों को, क्या किया इसने, 53 धर्मशास्त्रियों से अनुमति लेकर, देखिए क्या क्या ना भाई,
कि बहुत सारे धर्मशास्त्री इसके साथ थे, क्योंकि देखिए उलेमा जो वर्ग होते हैं, उलेमा जो थे, कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने उसको दरकिनार किया, लेकिन इसने उलेमाओं से बहुत ज्यादा डिस्कशन किया, समझा उमझा, और इसने ये कहा कि जितने भी सम्मेलन होंगे, मतलब कहने का मतलब कि कोई तरह का ये आप मतलब देखिए निजामुद्दीन औलिया के पास सभा लगता था, ठीक है, दरबार, उसको बोला, उसको क्या कर दिया, बंद करवा दिया। ठीक है, कि ये सही नहीं है, निजामुद्दीन औलिया के दरबार में लोग जाते हैं, सभा लगाते हैं, भीड़ लगाते हैं। इसको कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ना कहीं निजामुद्दीन औलिया ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो वो गद्दी पे बैठने के लिए ऐसा काम कर सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये काम करवाया। खैर बात को, तो ये आप देख सकते हो कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस तरह से प्रशासनिक सुधार किए, ज्यादा नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा इनके सुधारों को आप ज्यादा नहीं देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग समझेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन में इतना समझ लेना बहुत काफी है, इससे ज्यादा सवाल कहीं पे नहीं आते हैं, इनसे समझना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इनके अभियान के बारे में, ठीक है, इनके अभियान के बारे में देखते हैं हम लोग। ओके चलिए, जगह कहीं पे बचा नहीं है, चलिए छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, केवल हम लोग एक लाइन में हम चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा है नहीं, ठीक है। अब देखिए अभियान, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन से एरिया को जीता, इस चीज को समझेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा एग्रेसिव साम्राज्यवादी वाला जो नीति था इसने अपनाया। कैसे भाई, किस तरह से, तो इसने साउथ इंडिया के, आप ये समझ लीजिए, इसने साउथ इंडिया के जितने भी टेरिटरी थे उनको अनेक्स किया, साथ ही साथ उसको क्या किया, कहीं ना कहीं अपने किंगडम में मिला लिया, अपने दिल्ली सल्तनत में उनको जीता और अनेक्स कर लिया अपने किंगडम। मतलब ये भैया कि तुम हमारे सुजनिटी को स्वीकार नहीं करो, हमारे सुजनिटी तुम मतलब तुम्हारा एरिया हमारा हो गया। कुल मिला के इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली शासन करना दिल्ली सल्तनत से, उन जो आपने देखा कि इसके पहले मुबारक शाह खिलजी ने काम किया वह इसने किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन अपनाया, इसका पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन था, उसका पॉलिसी ऑफ सोजनिटी था अलाउद्दीन खिलजी का, इसका पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है। इसने जितने भी शासक को हराया उनके सारे टेरिटरी को इसने हथिया लिया, अपने दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। तो अब समझेंगे बात को। सबसे पहला काम किया 1321 में वारंगल, तेलंगाना काकतीय वंश है, यहाँ पे प्रताप रुद्रदेव है, इतना मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो प्रताप रुद्रदेव देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ईयरली जो हम हर बार जो रेवेन्यू पहुंचाता था वो रेवेन्यू पहुंचा ही नहीं रहा। अब ये चीज लगा कि भैया पैसा नहीं आ रहा है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि अपने बेटा जौना खान, इसका बेटा है जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक किसी का नाम पड़ेगा, ठीक है, जौना खान JUN, जौना खान प्लस उलुग खान को भेजा कि जाओ तुम वहां पे भिड़ो। कहाँ, वारंगल में गया, वारंगल में गया आराम से, और 1321 में गया आराम से। और अब देखिए कि कहीं पे भी इसका कोई भी तरह का विरोध नहीं हुआ, किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ, और आराम से अच्छे तरीके से ये पहुंच गया वारंगल 1321 में, कहीं बीच में कोई किसी ने रोका नहीं, ठीक है। और लगभग आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, अब मैं लिख दे रहा हूं, आफ्टर 6 मंथ प्रताप रुद्रदेव मान गया, फिर लास्ट में फिर से हार गया, लास्ट में मान गया कि हाँ हम आपके साथ सुजेटिव स्वीकार करें, लेकिन बोला नहीं सुजेटिव स्वीकार नहीं करोगे तुम, सीधे सीधे ये आपका जो वारंगल है हमारे क्षेत्र में आएगा, मतलब कहने का कि हमारे दिल्ली सल्तनत के अधीन में आएगा सीधे सीधे, कोई तरह का हमें सुजेटिव स्वीकार नहीं करना, क्योंकि आप बार बार धोखा देते, इस तरह से काम चल रहा था, ठीक है, हमें याद नहीं रखना, लेकिन वो चीज ध्यान रखिएगा। 1321 में वारंगल जीता जौना खान और उलुग खान के नेतृत्व में। लेकिन वारंगल जीतने जब गया ना तो एक न्यूज फैल गया। अब इस न्यूज के पीछे एक रूमर्स फैल गया, रूमर्स के पीछे बोला था कि जौना खान का भी हाथ था। रूमर्स क्या फैल गया कि भैया गयासुद्दीन चला गया, मतलब गयासुद्दीन का डेथ हो गया। अब गयासुद्दीन का डेथ हुआ तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो आर्मी थे, दिल्ली में जो जितने भी आर्मी हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त रूप से पैनिक फैल गया, बहुत जबरदस्त रूप से पैनिक फैल गया। अब दिल्ली की आर्मी के सुल्तान भी नहीं आता क्या होगा, और जौना खान खुद देवगिरी, कहीं ना कहीं देवगिरी चला गया, ऐसा मतलब बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इब्न तुता कहता है, इब्न तुता का कहना है कि नहीं, जौना खान खुद ये कंडीशन, ये ऐसा खेल खेला था, वो चाहता था कि मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक को हम मार के, मतलब हटा के हम गद्दी पे बैठ जाए, जौना खान खुद बैठने का कहीं ना कहीं उसका था। तो वो खैर कहानी अलग है, रूमर्स क्या है वो मिले, रूमर्स फैला, इस बात को समझिएगा, ठीक है, रूमर्स फैला, इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए
वारंगल को जीतने के बाद, वारंगल को अपने एरिया में विलय करने के बाद, दिल्ली सुल्तान में विलय करने के बाद जौना खान को ध्यान रखेगा कि सुल्तानपुर में जौना खान को युवराज घोषित किया गया, युवराज, ठीक है, युवराज घोषित किया गया, ठीक है। जौना खान को कहीं ना कहीं युवराज घोषित कर दिया गया आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ वारंगल, वारंगल जीतने के बाद इसको सुल्तान घोषित कर दिया गया। फिर बात को चलिए, यहां तक आप सब चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो प्रताप रुद्र देव को फिर वहां से दिल्ली भेजा गया, दिल्ली, फिर वहां पे फिर दिल्ली में प्रिजन में रखा गया। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा है कि उसने सुसाइड कर लिया। आरसी मजूमदार जो हमारे हैं वो कहते हैं कि उसने कहीं ना कहीं वहां पे सुसाइड कर लिया और उसका वहां पे डेथ हो गया। लेकिन सुल्तानपुर जो तेलंगाना में एक जगह था, वहां पे अलाउद्दीन सॉरी आपके जौना खान ने अपने आप को युवराज, मतलब वहां पे युवराज घोषित किया गया, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ा, आगे बढ़ के फिर उसने मदुरा को जीता 1323 में, आगे बढ़ा, फिर उसने 1323 में मदुरा को जीता, मदुरा, ठीक है। पांडे, वीर पांडे आपने नाम सुना, सुंदर पांडे का नाम सुना हो आपने। तो वहां पे मालाबार वाला क्षेत्र में आप देख सकते हैं, केरला वाला क्षेत्र में चला गया, ठीक है, वहां पे इसने मदुरा को जीता, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा, अब देखिए मदुरा को जीत गया है, मालाबार वाला क्षेत्र जीत चुका है, मदुरा 1323 में जीत चुका है। अब उसके बाद 1324 में ऊपर आएगा, मतलब कहने का मतलब कि उड़ीसा पे अटैक किया, उड़ीसा के जाजनगर में अटैक किया, ओके, उड़ीसा के जाजनगर पे अटैक किया, ओके, उड़ीसा को जीता, ओके, उड़ीसा को जीता। और उसके बाद आप समझिएगा कि 1324 में इसने राजमुंदरी या राजमहेंद्री आपको देखने को मिलेगा, इन क्षेत्र को जीता। राजमुंदरी, राजमहेंद्री जो वहीं पर राष्ट्रीय क्षेत्र है उनको जीता, वहां के लूटा उटा, और फिर उसके बाद दिल्ली आ, उसके बाद क्या आ गया, दिल्ली आ गया। अब देखिए, सुल्तान इन सारे दक्षिण के कैंपेन, दक्षिण का जो खेल था उसको खत्म कर दिया, नो प्रॉब्लम, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। 1324 में ये बंगाल को भी जीत चुका है, 1324 में कहीं ना कहीं बंगाल क्षेत्र। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, डेट आपको याद रखे ना रखे, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, कौन महत्वपूर्ण नहीं है और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसने 1324 में कहीं ना कहीं बंगाल को जीत लिया, ठीक है। अब समझिए बात को, कहीं ना कहीं 1324 में ही मंगोलों का अटैक होता है, 1324 में ही मंगोलों का अटैक होता है, इस बात को समझिएगा। लेकिन कहीं उस मंगोल को भी हराने में बहुत सक्षम हो जाता है और गुजरात में रिवोल्ट होता है, उसको भी दबा दिया जाता है। सब तरह चीजें चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बात को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इस बात को समझिएगा। अब देखिए एक कॉन्स्पिरेसी बोल लें या एक आप समझ सकते हैं कि सोची समझी साजिश रचा गया जौना खान के द्वारा, इसके पुत्र के द्वारा, अपने पिता के हत्या के लिए। या उस पर बहुत सारा डाउटफुल भी चीजें हैं कि नहीं, जौना खान का कोई हाथ नहीं था अपने पिता के डेथ के पीछे। लेकिन हम चीजों को समझेंगे कि क्या काम कंडीशन रहा। देखिए, 1324 में बंगाल को जब जीत चुका, 1324 में बंगाल को जीत चुका है। अब जब बंगाल से जीतने के बाद जब सुल्तान आ रहा है दिल्ली की ओर, तो 1325 की घटना है, 1325 की घटना है, ध्यान दीजिएगा, अफगानपुर षड्यंत्र, अफगानपुर षड्यंत्र बोल लीजिए या कॉन्स्पायरे, मतलब जो भी बोल, ठीक है। मतलब कहने अफगानपुर में घटना घटा, वहां पे उनका डेथ हुआ, अलाउद्दीन सॉरी गयासुद्दीन तुगलक का, समझेंगे बात को। तो चीजों समझेंगे कि क्या कंडीशन रहा, क्या रहा, नहीं रहा। ऐसा बोला जाता है कि जौना खान है जो निजामुद्दीन औलिया का फॉलोवर था, मतलब निजामुद्दीन औलिया का समर्थक था या उसका भक्त, आप समझ लीजिए, ठीक है। जौना खान और निजामुद्दीन औलिया का बहुत अच्छा संबंध था। अब जौना खान ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये समझ लीजिए कि सुल्तान के विरोधी है। निजामुद्दीन औलिया क्या है, सुल्तान का विरोधी, सुल्तान का कोई बात नहीं माना, सुल्तान ने उससे पैसे मांगे वापस, जितने पैसे उसने खुसरो खान लुटाया था वो वापस ऑलरेडी नहीं किया था। तो कहा था कि दोनों मिलकर कहीं ना कहीं
षड्यंत्र रचा इस तरह से। तो देखिए षड्यंत्र क्या था, पहले षड्यंत्र को समझेंगे। तो कहा कि जो जौना खान है कि फादर हैं जो जीत के आ रहे हैं बंगाल को, तो इनका स्वागत करेंगे हम लोग, इनका स्वागत किया जाएगा। तो इसने जौना खान ने लकड़ी का महल बनाया, फुकानपुर में बनवाया लकड़ी का महल। मोहम्मद अयाज, मोहम्मद अयाज, ठीक है, मोहम्मद अयाज है जिसने इस लकड़ी के महल को बनाया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कभी कभी नाम पूछ सकता है। तो लकड़ी के महल को बनाने वाले कौन थे? मोहम्मद अयाज। तो मोहम्मद अयाज इस लकड़ी के महल को बनाता है और बहुत ही अच्छा महल होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। अहमद अयाज या मोहम्मद अयाज, ठीक है, अहमद रखे, ठीक है, मोहम्मद नॉट अहमद अयाज, ठीक है। बोला था कि लकड़ी के महल होता है, जब गयासुद्दीन तुगलक आते हैं इस लकड़ी के महल पे चढ़ते हैं तो लाइटिंग होती है, बिजली गिर जाती है, बिजली गिरती है, लकड़ी का महल टूट जाता है और गयासुद्दीन तुगलक का डेथ हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि हाथी है, हाथी टकरा जाता है तो इसका डेथ होता है। दो रीजन, लाइटिंग और हाथी की दो, लेकिन ये दो रीजन कंफर्म है कि दो रीजन के कारण ही इनका डेथ हुआ। सबसे ज्यादा माना जाता है हाथी का। तो इब्न तुता और इसामी, ये दो इतिहासकार का कहना है कि जौना खान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फादर डेथ। जौना खान ने नहीं हत्या किया अपने पिता का। क्यों भाई, कैसे? इसके पीछे इसने कहीं ना कहीं बोला कि जो हाथी है, जो पहला बात बोला, हाथी को चलने का जो आदेश दिया गया, हाथी को चलने का जो आदेश दिया गया वो खुद सुल्तान के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो जब खुद सुल्तान ने हाथी को चलने का आदेश दिया और जब हाथी उसके ऊपर आ गया, मतलब हाथी महल में टकरा गया, गिर गया, तो इसमें गलती क्या है? ठीक है। दूसरा कि लाइटिंग से हुआ, इसमें क्या गलती उसकी है? थोड़ी ना कोई ऊपर से लाइटिंग करवा देगा, ठीक है। सेकंड आप देखिए, बोलता है कि जौना खान का उसके माता के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, माता के साथ संबंध अच्छे थे। और जब माता के साथ संबंध अच्छे हैं तो एक बात बताइए, खुद युवराज है, खुद युवराज अपने पिता को क्यों मारेगा? जब सब कुछ मिलने वाला ही है इसके बाद, तो खुद युवराज पिता को नहीं मारेगा। ये भी बहुत अच्छा कंडीशन ये भी बोला। तीसरा, ओके, तीसरा बोलता है कि जौना खां जब गद्दी पे बैठा तो किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया। अगर इस तरह से सुल्तान को मारने की का हाथ रहता तो सब लोग विरोध करते, किसी ने विरोध नहीं किया। नो विरोध, नो एनी अपोज जौना खान जब उसने सिंहासन को हासिल किया, ठीक है। और जौना खां खुद में कहीं ना कहीं पूरा प्रिय था अपने पूरे परिवार में, तो इसके पीछे आप सोच ही नहीं सकते हो कि मतलब कि अपने फादर का ही मर्डर करेगा, यह एकदम अनएक्सपेक्टेड है। चलो, इब्न तुता इसामी ने ये बोला, लेकिन इसके अगेंस्ट में इतिहासकार जो हैं ये क्या बोलते हैं उसको समझेंगे। इसकी इतिहासकार अगेंस्ट में बोलते हैं कि देखो भैया, गयासुद्दीन जो है, इब्न तुता जो है, और जो कहीं ना कहीं गयासुद्दीन का समकालीन है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने आगे आने वाले सुल्तान के बारे में गलत लिखे, ठीक है। तो इससे खिलाफ जाएगा नहीं। गयासुद्दीन का समकालीन है इब्न तुता, गयासुद्दीन का डेथ होगा, उसके बाद कौन गलती करके बैठेगा? जौना खान। हम गलती करेंगे, अगर इब्न तुता गलत लिख देगा उसके बारे में तो अगेंस्ट में नहीं आ सकता है। तो हो सकता है इसने डायरेक्टली अपने मन से लिख दिया बचाने के लिए। बर्नी, जो कि जियाउद्दीन बर्नी मोस्ट फेमस तारीख फिरोजशाही वर्णी का लिखा हुआ बुक है, और ये कहीं ना कहीं वर्णी ने कभी कहीं पे इसका मेंशन नहीं किया, क्लियर लिखा ही नहीं कैसे इसका मृत्यु हुआ। तो कहीं ना कहीं बर्नी की आप बात में समझ लीजिए कि बर्नी बेसिकली फिरोज शाह तुगलक के टाइम में बहुत ज्यादा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक से पहले कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की नजर में भी अच्छा रहना है बर्नी को, तो बर्नी ने इस बात को नहीं लिखा हो सकता, अगर गलत किया भी होगा तो बर्नी ने इस चीज को मेंशन नहीं किया। और अगर गलत भी नहीं है तो बर्नी ने फिर मेंशन क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं बर्नी ने इस चीज को मेंशन नहीं किया। सबसे पहला बात, क्लियरली नॉट मेंशन, ओके।
यहां तक समझ रहे बात को। अब समझिएगा बात को। फिर बोला गया कि जब ये घटना हुई, जब कहने का मतलब कि बिजली गिरने का काम हुआ, वो सीजन था फरवरी मार्च का। फरवरी मार्च में लाइटिंग होती नहीं है। फरवरी मार्च वाले समय में कोई तरह का लाइटिंग नहीं, नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटिंग। तो कैसे बोल सकते हो कि कहीं मतलब लाइटिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि तारिक ए मुबारक शाही एक बुक है, तारिक ए मुबारक शाही एक बुक है, मुबारक खिलजी के ऊपर लिखा गया है। उस बुक में लिखा गया है कि जो एक्सीडेंट हुआ, जो ये बिजली घटना हुई फरवरी मार्च के महीने में हुई, तो वहां उस समय कैसा होगा, नहीं तो ये गलत लिखा हुआ। जौना खान खुद में एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी है, वहां पे युवराज बन रहा है। जौन हर एक शासक एम्बिशियस रहा, हर एक शासक महत्वाकांक्षी रहा कि हम बहुत बड़ा बनेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आगे देख लेते हैं कि कितना ज्यादा कैसे काम, मतलब कहने का मतलब कि काम करता है वो, कैसे इम्प्रैक्टिकल सोच होते हैं। तो वो उससे भी अंदाजा लगा कि किस पर्सनालिटी का व्यक्ति है वो। ठीक है, तो हो सकता है कि इसका डाउटफुल है कि उसने किया भी होगा। ओके, अब जौना खान जब सुल्तान बनेगा तो उसने अहमद अयाज को भी पनिश नहीं किया कि तुमने इस तरह का महल क्यों बनाया भाई कि महल तुरंत गिर जाए। ठीक है, तो अहमद अयाज को पनिश ना करके इसको वजीर के पद पे बैठा दिया। तो ये डाउट होता है कि भैया वजीर तुमने बनाया, तुमने जो महल बनाया उस महल के कारण ही मरा और उसको वजीर का पद दिया गया, उसको वजीर बना दिया गया। तो समझिए इतिहासकार क्या समझे कि भैया उसको वजीर बनाया क्योंकि उसने हेल्प किया मरने में। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण हो सकता है, लेकिन हमें इतना चीजें नहीं समझना है। निजामुद्दीन औलिया का सबसे बड़ा बात कि जौना खान और निजामुद्दीन औलिया का बहुत समर्थक था। ओके, तो निजामुद्दीन औलिया का समर्थक था, जो कि कहीं ना कहीं जो निजामुद्दीन औलिया है, जो सुल्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो इसका समर्थक रहने के कारण कहीं ना कहीं दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। और जौना खान और निजामुद्दीन औलिया ने बोला भी था, हजूर दिल्ली दुरस्त, दिल्ली आपसे बहुत दूर है। ओके, ये समझिए। तो आप समझिएगा, अब समझना है आपको चीजों को कि ये कंडीशंस रहा, ये उनके डेथ के पीछे क्या कारण रहा, ये आप समझ सकते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, कहानी तो बहुत कुछ आपको मिल जाएंगे, हर एक इतिहासकारों का अलग अलग नाम देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण हम उसको समझेंगे। ठीक है, लेकिन हमने ये स्टेटमेंट को मैंने बता दिया, जो महत्वपूर्ण होता है मैं उस चीज को बता देता हूँ। तो ये सफिशियंट है, हमने आज गयासुद्दीन तुगलक को समाप्त कर दिया है। अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, कल देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और बहुत चलेगा, कम से कम 5 वीडियो मोहम्मद बिन तुगलक का चलेगा। तो मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि मैं 12 बोलता, कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा। आज रिकॉर्ड वीडियो बहुत दिनों बाद मैंने डाला है, क्योंकि लाइव सेशन चलता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।